यस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स को। और फिजिक्स में आज अपन सबसे बेसिक टॉपिक जो है मात्रक व मापन, इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अपन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कुछ कॉमन टॉपिक्स यहाँ पर होते हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कुछ टॉपिक हमने आपके सामने रखे ताकि आपको आइडिया लगे कि फिजिक्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मात्रक पद्धति, जिसमें आप बेसिकली देखोगे कि किसी का भी यूनिट पूछ लिया जाता है, विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है, सदिश अदिश राशि पूछ ली जाती है। फिर आ जाते हैं अपने बिल्कुल बेसिक दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। या तो इनके मात्रक पूछ लिए जाएंगे या बेसिक जो गति के समीकरण होंगे उनसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। इसमें फिर आ जाता है संवेग संरक्षण का नियम हो गया, आवेग यहाँ पर हो गया, फ्रिक्शन टॉपिक यहाँ पर हो गया, फ्रिक्शन के टाइप यहाँ पर हो गए, कार्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारी चीजें हो गई, ग्रेविटी हो गया, है ना। फिर आ जाता है अपना हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ बेसिक टॉपिक होते हैं जो आपको जनरल साइंस में भी देखने को मिलेंगे। देन कूलॉम का नियम, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म यहाँ पर हो गया, एंड लाइट एंड अपना जो लेंस वाली चीजें होती है। ठीक है, लाइट एंड साउंड अपन यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है जिसका आप हर जगह पेपर में देखोगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। ठीक है, सो आज के सेशन से हम लोग फिजिक्स का शुरुआत करने जा रहे हैं। फिजिक्स के बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक टॉपिक से, मात्रक पद्धति से, है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट से। सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है। जस्ट लाइक मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, जस्ट लाइक मुझे लंबाई मेजर करना है, मुझे वजन को मापना है, मुझे किसी भी चीज को मेजर करना है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे किन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी? क्या संख्या और प्रतीक से काम चल जाएगा? संख्या और मात्रक चाहिए, सूत्र और मात्रक चाहिए, या फिर परिभाषा और संख्या से यहाँ पर काम चल सकता है? ठीक है, तो देखो किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करना है, जस्ट लाइक कि आपकी लंबाई कितनी है, या कोई भी मेजरमेंट ले लो कि ये स्केल कितनी लंबी है, तो 5 मीटर लंबी है ना। आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे 5 फुट 7 इंच यहाँ पर है। तो वॉट एवर जो भी चीजें आप कहते हो, सबसे पहले किसको लिखते हो? नंबर को लिखते हो। उसके बाद आप क्या लिखते हो? उसका मात्रक लिखते हो। फुट लिखा, इंच लिखा, मीटर लिखा, सेंटीमीटर लिखा, किलोग्राम लिखा, सेकेंड लिखा, तो वो सब क्या है? मात्रक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा आपका नंबर, दैट इज आपका जो भी संख्या यहाँ पर होगा, और उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा यूनिट। तो इस तरीके से हमारी नंबर यूनिट बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एसआई पद्धति में कुल कितने मात्रकों का प्रयोग किया जाता है? तो एसआई पद्धति में जो टोटल फंडामेंटल यूनिट होती है हमारे पास कितनी होती है? 7 यूनिट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। टोटल कितनी बोल सकते हैं यूनिट्स रहेगी? तो 7 रहेगी। अब 7 कौन कौन सी हो सकती है? तो देखो डेफिनेटली हमें सारी ही याद होगी। एक बार अपन रिवाइज कर लेते कि कोई छूट नहीं जाए। ठीक है, जैसे कि लंबाई, लंबाई को अपन हमेशा से एग्जैक्ट जो इसका एसआई यूनिट है उसी में मेजर करते हैं। लंबाई को हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। अगर मैं द्रव्यमान मास की यहाँ पर बात करूं तो द्रव्यमान को हमेशा किलोग्राम में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर समय की बात करें तो समय को नो डाउट आप सभी को पता है, समय को मापा जाता है सेकंड के अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं विद्युत धारा, या फिर मैं आपसे पूछूं करंट के बारे में, है ना, करंट को किस में मेजर किया जाता है? तो इसके लिए भी एक ही सिंगल यूनिट बना रखी है, एम्पियर में यहाँ पर मेजर किया जाता है। कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और कौन सी यूनिट यहाँ पर बच रही है? टेम्परेचर भी बच रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि टेम्परेचर को कैलकुलेट करिए, तो टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट किया जाता है, सेल्सियस में किया जाता है, केल्विन में किया जाता है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो केल्विन यहाँ पर है। ठीक है, और क्या बच रहा है? जैसे पदार्थ की मात्रा को अगर मेजर करना है कि ये पदार्थ कितना है, क्वांटिटी में मेजर करना है, तो हम लोग किस में मेजर करते हैं? उसको मोल में मेजर करते हैं। 5 मोल, 10 मोल, 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स में पदार्थ की मात्रा को कैलकुलेट किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देखा जाता है। वन लास्ट साथ ही यूनिट यहाँ पर होती है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो यहाँ पर होती है, तीव्रता अभी मैं सिर्फ इसको यहाँ पर लिख रही हूँ। तो ज्योति तीव्रता को किसमें मेजर किया जाता है? कैंडेला में यहाँ पर मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये 7 यूनिट होती है ना। और सातों यूनिट में से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि यूजुअली हम लोग जो टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं वो सेल्सियस में मेजर करते हैं, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अपन फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ना क्या होता है, जल्दबाजी में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो तो जल्दी में हमसे सेल्सियस लग जाता है, बट ध्यान रखना टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है, एसआई यूनिट में। बाकी आप इसे चाहो किसी में भी मेजर कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन सभी के अवेलेबल होते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एसआई पद्धति में टोटल 7 यूनिट्स यहाँ पर होती है। ठीक है,
अगला देखिएगा, एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो हमें पता ही है लंबाई को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है। मीटर को कैसे लिखा जाता है, स्मॉल एम से लिखा जाता है, ठीक है। अब 1 मीटर कितने के बराबर होता है, इसका कैलकुलेशन कहाँ से आया, क्योंकि कोई भी चीज आप देखोगे किलोग्राम वगैरह हो गया तो उसको किसी ना किसी बेस, किसी ना किसी आधार से मेजर किया गया। सो 1 मीटर वह दूरी होती है जो प्रकाश के 1/299,792,458 सेकेंड में निर्वात के द्वारा तय करी जाती है। मतलब इस दूरी को निर्वात में तय किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है 1 मीटर, ठीक है। अगला देखिएगा, द्रव्यमान को किसमें कैलकुलेट किया जाता है, तो अब हमें पता चल चुका है कि द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे पास मेनली होता है एमकेएस यूनिट, जो कि हम लोग कहेंगे कि अब जाके किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एसआई में, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा यूनिट होता है, एफपीएस यूनिट यहाँ पर होता है, जिसमें फुट पौंड एंड सेकेंड यहाँ पर आ जाता है। एमकेएस में आपका एम से क्या हो जाएगा, इसको देख लो आप, है ना। एमकेएस पद्धति में एम से क्या हो जाएगा आपका मीटर, जिसमें अपन लंबाई देख लेंगे। के से क्या हो जाएगा किलोग्राम, जिसमें वेट हो जाएगा, और एस से क्या हो जाएगा अपना सेकंड हो जाएगा। तो यही चीजें किसमें कैलकुलेट होती है, एसआई में भी सेम चीज को मेजर किया जाता है। एक और जो हम लोग यहाँ पर बात करें, जो थोड़ा बहुत चलता है, जैसे कि लंबाई को हम लोग किसमें मेजर कर रहे हैं, फुट में यहाँ पर मेजर कर रहे हैं। जो वेट होगा उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, पौंड में। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, बर्थ जिनका जन्म हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी, उनका जो वेट होता है यूजुअली वो पौंड में ही लिखा जाता है। और समय तो सबके लिए सेम ही रहेगा, समय सेकंड में मेजर किया जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इस तरीके से कुछ पद्धतियां चलती है, जो मोस्टली कॉमन है वो एसआई पद्धति यहाँ पर कॉमन है। सो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या रहेगा। देखो, अगर हमें बल का फॉर्मूला पता है कि बल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पर होता है। मास मतलब अपना क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन स्मॉल ए से लिखा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, ठीक है। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम यहाँ पर होता है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। वेग क्या होता है, दूरी बटा, या वेग अपन कह सकते हैं विस्थापन बटा समय, या दूरी बटा समय, ठीक है। तो वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से बल का अगर आप मैं यूनिट देखूं, तो ऐसे तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बट इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 1 न्यूटन। इसको क्या लिखा जाता है, 1 न्यूटन यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 1 न्यूटन की डेफिनेशन बताओ, आपको हर एक चीज का डेफिनेशन याद करके जाना है। पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में, कि ये क्या है, ये 1 वॉट है, ये 1 सेकेंड है, ये 1 एम्पियर है, या ये 1 न्यूटन है। तो डेफिनेटली हमें उसकी डेफिनेशन पता होगी, तभी हम लोग आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो 1 न्यूटन क्या होता है कि 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को 1 मीटर, है ना, 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण देने हेतु जिस बल की हमें आवश्यकता पड़ती है, वही क्या कहलाता है, 1 न्यूटन कहलाता है। एक बार और बोल के बताती हूँ कैसे कहेंगे इसको। 1 न्यूटन किसे कहा जाता है, जस्ट लाइक कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु जिसका वजन कितना है, टेबल है, 1 किलोग्राम की है। इसको हमें धक्का देना है, इसमें क्या करना है, त्वरण उत्पन्न करना है, वस्तु अपनी जगह से शिफ्ट हो जाए आगे पीछे किसी भी तरीके से। तो 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देने के लिए जितने बल की हमें आवश्यकता पड़ेगी, उसे ही क्या कहा जाएगा, उसे ही 1 न्यूटन यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया अपना। फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और ऐसे देखा जाए तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, इसी को अपन कह रहे हैं 1 न्यूटन, ठीक है। डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा और अगर आगे आगे अपन सीखने की कोशिश करें, तो इसका डायमेंशनल यूनिट क्या होता है, इसका विमी सूत्र क्या होगा, ठीक है। इसका विमी सूत्र बनाने को कहा जाए, तो विमी सूत्र कैसे बनाओगे, क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए यहाँ पर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पर हो गया, और ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर हो गया। आप चाहे तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो किलोग्राम से, या फिर आप द्रव्यमान को देखकर भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला से भी विमेय सूत्र बनता है, और इससे भी आपका विमेय सूत्र बन जाएगा। जैसे किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए हमेशा एम लिखा जाता है, ठीक है। मीटर दूरी, दूरी के लिए हम लोग एल एल का प्रयोग करेंगे, एल इज लेंथ, लंबाई। और सेकंड स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में टी का स्क्वायर। समय के लिए किसका देखो, द्रव्यमान के लिए हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, दूरी के लिए, लंबाई के लिए लेंथ का प्रयोग किया जाता है, समय के लिए टी का प्रयोग किया जाता है, और करंट के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्टली तो आपको ये चारों ही मिलते हैं, एक आधो कोई दूसरा एंगल वगैरह के लिए होता है, बाकी उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
तो इसको देख लो, mlt माइनस टू आपका क्या हो जाएगा, बल का डायमेंशनल यूनिट हो जाएगा, फोर्स का विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू ma यहाँ पर हो गया। किससे डिराइव किया जाता है, तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, न्यूटन का जो द्वितीय नियम रहेगा, है ना, उससे इसको डिराइव किया जा सकता है। चलिए अगला देखिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी आप देखो कि हमारे जो 7 मोल मात्रक, 7 जो एसआई यूनिट आपने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है, 7 एसआई यूनिट अभी अपन ने यहाँ पर देखी थी। अब यहाँ पर आप बताओ कि ऊर्जा का एसआई यूनिट यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन होगा, जूल होगा, वॉट होगा, या अर्ग यहाँ पर होगा। ऊर्जा को किस में कैलकुलेट किया जाता है, ऊर्जा को कैलकुलेट किया जाता है जूल में। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि 1 जूल का क्या डेफिनेशन हो सकता है। जूल बेसिकली अपना क्या है, ऊर्जा और कार्य का अपन सेम ही यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं एनर्जी का क्या फॉर्मूला है या वर्क का क्या फॉर्मूला है, कार्य का, तो आप में दोनों को ही ये कहना पड़ेगा, बल इंटू बल की दिशा में किया गया विस्थापन। ठीक है, और एंगल वाइज बोलोगे तो कार्य में आप cos थीटा लगा देते हो। ठीक है, तो एनर्जी या कार्य का दोनों का मात्रक यहाँ पर क्या होता है, जूल होता है ना। एक और मात्रक क्या होता है इसका, अर्ग यहाँ पर हो जाएगा। अभी इसने ऐसा ही पूछा था, एसआई में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूटन अभी आपने देखा बल का मात्रक हो गया, वॉट आपका शक्ति का हो गया, और अर्ग जो है इसका सीजीएस मात्रक यहाँ पर होता है। सीजीएस में सी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, जैसे अभी आपने एमकेएस पढ़ा था, है ना। अभी आपने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले एमकेएस देखा, उससे पहले आपने क्या पढ़ा, उससे पहले अभी आपने पढ़ा एफपीएस। ठीक है, और एमकेएस का ही अपडेटेड आपने क्या पढ़ा, ऐसा ही पढ़ा। तो सीजीएस में सी से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, वजन को तोलने के लिए जी से ग्राम हो जाएगा, और समय के लिए सब में सेम रहता है, किसी में भी मिनट घंटे नहीं, डायरेक्टली सब में क्या रहता है, सेकेंड रहता है। इसीलिए आप देख रहे हो सबके पीछे क्या लगा हुआ है, एस यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अभी पूछा था एनर्जी का मात्रक क्या है, तो एनर्जी का मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है, डन यहाँ तक, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आ रही है, जैसे कि एक जूल की डेफिनेशन क्या है, एक न्यूटन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी वाली क्लास में आपने एक कूलॉम की डेफिनेशन देखी थी, एक एम्पियर की डेफिनेशन देखी थी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन ही हमेशा गलत होते हैं, क्योंकि अपन इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपन फॉर्मूला पढ़ लेते हैं और एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि ठीक है इससे क्वेश्चन बन जाएगा, बट वो आपसे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक जूल क्या होगा, सबसे पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, एनर्जी का भी हो जाएगा। तो देखो इससे बनाते हैं कि जब एक न्यूटन का बल, ये लिखा हुआ है एफ, तो जब एक न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे, डी से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जब एक न्यूटन का बल वस्तु को क्या करे, वस्तु को 1 मीटर तक, है ना, 1 मीटर तक विस्थापित कर दे, तो जो ऊर्जा यूज होगी, है ना, जो ऊर्जा यूज होगी वो कितनी होगी, 1 जूल यहाँ पर होगी। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1 जूल यहाँ पर हो जाएगी, कि 1 न्यूटन का बल वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे, जो ऊर्जा लगेगी वो 1 जूल यहाँ पर होगी। ये हो गई हमारी 1 जूल की डेफिनेशन। ठीक है, चलो तो ये अभी अपन ने एनर्जी के लिए पढ़ लिया, तो कार्य के लिए भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बल इंटू बल की दिशा में किया गया विस्थापन। ऐसे इसका मात्रक देखोगे तो न्यूटन मीटर हो सकता है, एसआई मात्रक देखोगे तो जूल हो सकता है, सीजीएस मात्रक देखोगे तो अर्ग होगा, क्योंकि 1 जूल कितने के बराबर हो जाएगा, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ये कन्वर्जन भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये 1 जूल का वैल्यू हो गया। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा चीज और रह गया है कि आप इसका विमेय सूत्र अगर आपसे पूछा जाए, या इसको और छोटा करके पूछा जाए कि इसको और बेसिक में कन्वर्ट करो, क्योंकि न्यूटन का वैल्यू क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, राइट। न्यूटन का वैल्यू क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें आप मीटर का और मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से आपका बेसिक यूनिट निकल कर आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी का मात्रक हो गया, है ना। अब इसी से आप विमेय सूत्र भी बना सकते हो, जैसे अगर आपको न्यूटन मीटर पता चल गया, तो न्यूटन का मात्रक क्या हो जाएगा, mlt-2, और एक और आप इसमें दूरी का ऐड कर दो, एल को और ऐड यहाँ पर कर दो आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ml/t-2। और अगर आपको केजी से जाना है, तो केजी मतलब क्या हो जाएगा, वजन हो जाएगा, वजन मतलब मास, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय टी स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब -2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर आपको ये वाला सॉल्व करने में अच्छा लगता है मात्रक बनाकर, तो ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला से बनाना आता है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, कि एक स्टेप कम लगेगी और डायरेक्टली आपके विमेय सूत्र बनने लग जाएंगे, डायमेंशनल यूनिट बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। अब कुछ क्वेश्चन ना बेसिक न्यूमेरिकल से अपन ट्राई करते हैं। ये बेसिक मात्रक वाले हो गए, थोड़ा सा दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण को अपन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा गया है? एक कण पहले 10 मीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर 10 मीटर उत्तर दिशा में जाता है। अपन को क्या निकालना है? दूरी और विस्थापन यहाँ पर निकालना है। पहले डिस्टेंस बताओगे, फिर डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होगा उसको बताना। करो इसका आंसर, कैसे सॉल्व करोगे? देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल सा है कि दूरी क्या होती है? टोटल जितना भी चला गया, और विस्थापन का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। तो देखो इसने बोला है कि एक कण पहले पूर्व दिशा में गया, ये हमारे पास कण था, ये पूर्व दिशा में गया तो ये 10 मीटर पूर्व दिशा में गया। फिर उसके बाद ये कहाँ चला गया? 10 मीटर, है ना, 10 मीटर सीधा 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 स्ट्रेट है ये, उत्तर दिशा के अंदर चला गया, है ना, ये सीधा स्ट्रेट 10 मीटर उत्तर दिशा के अंदर गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर है। अब यहाँ से इसने बोला है कि आप पहले यहाँ से लेकर, है ना, ये वाला जो अपन बना रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालिए और फिर विस्थापन निकालिए। दूरी जितना भी रास्ता उसने चला हो, 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20। तो दूरी कितना आ गई? 20 मीटर आ गई। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो विस्थापन होता है सबसे छोटा रास्ता। सबसे छोटा रास्ता तो पाइथागोरस थ्योरम से अपन निकाल सकते हैं, है ना, वही लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से अपन विस्थापन निकालेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 200 यहाँ पर हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं 10√2, और 10√2 को सॉल्व करोगे तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 यहाँ पर होती है ना, ये 10 × 1.414, इसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगी तो 14.14 मीटर, है ना, मीटर में ही है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो दूरी कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर लिखा हुआ है पहले ऑप्शन के अंदर, गलत हो गया। डिस्टेंस 14 नहीं है, डिस्टेंस तो 20 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 14.14। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बहुत बेसिक था, कोई टफ चीज नहीं थी इसके अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर करिएगा। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से 20 मिनट तक चलती है। एक कोई कार यहाँ पर हो गई, है ना, वो कैसे चल रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने मिनट तक चल रही है? 20 मिनट तक चल रही है। सो डिस्टेंस निकालिए कि उसने टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी चली। करो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। किलोमीटर में दे रखा है, बस मिनट को आप क्या कर लो, उसमें कन्वर्ट कर लो, घंटे में कन्वर्ट कर लो, है ना। ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। करें, अपन स्टार्ट करें, साथ में सॉल्व करें। देखो एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो स्पीड कितनी हो गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी स्पीड बन गई। ठीक है, समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 20 मिनट। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? दूरी निकालना है। अपन को पता है चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है, दूरी बटा समय यहाँ पर होता है। ठीक है, चलो स्पीड दे रखी है 72, डिस्टेंस अपन निकालेंगे। 20 मिनट दे रखे तो उसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करें? डिवाइड बाय 60 कर दे। ठीक है, कम पड़ जाएगा, मतलब वो घंटे में कन्वर्ट हो गया। तो बस आप क्या करो, 72 × 20/60 यहाँ पर कर लो, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा 20 × 60, और 3 को आप 72 से कट करोगे तो ये कितनी बार कट रहा है देखना, 3 दूना 6 और 3 चौक 12। ठीक है, 24 आ रहा है क्या? 24 किलोमीटर की क्या हो जाएगी अपनी डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, कितना दूरी चला गया, कितना चला गया? तो 24 किलोमीटर यहाँ पर चला गया। तो यहाँ से क्या आंसर हो गया अपना? ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक छोटी सी चीज और यहाँ पर याद आ रही है तो अपन शेयर कर लेते हैं। जैसे कि जब भी आपको दे रखा हो किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन में अगर वो मीटर प्रति सेकंड में अगर ऐसा कन्वर्जन आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको हमेशा क्या करना है? ऊपर हमेशा छोटी चीज रखनी है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। आप कैसे याद रख सकते हो? इसी का मैं रिवर्स भी लिखती हूँ। जैसे कि मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर होगा और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो आप उसमें करोगे 18/5। यही सिंपल कन्वर्जन होता है, क्योंकि आप देखो ना, किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक घंटे में 60 मिनट, और हर एक मिनट का एक एक सेकंड, तो 60 सेकंड यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? 1000 डिवाइड बाय 3600 करोगे, उसको कट करोगे, तो फाइनली आपका निकल कर तो 5/18 ही आना है। तो आप इन शॉर्ट याद रख सकते हो कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट कई बार क्या होता है, 18/5 और 5/18 में हम कंफ्यूज होते हैं।
तो आप ऐसे याद रखो कि मीटर छोटी चीज है तो ऊपर जो आएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। किलोमीटर बड़ी चीज है तो ऊपर जो 18 और 5 में से बड़ा कौन है, 18 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब मीटर छोटा है ना तो ऊपर आप छोटा रखो, है ना, और किलोमीटर बड़ा है तो ऊपर की साइड न्यूमरेटर में आप डेफिनेटली 18 रखोगे। ठीक है, तो बस ये छोटा सा कन्वर्जन है, ये आप याद रखोगे तो आपको 1000 डिवाइड बाय 3600 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही आप कट करोगे, कुछ 10-20 सेकंड यहाँ पर आपके वेस्ट होंगे। ओके, चलिए आगे बात करें। यदि किसी कण का वेग जो है अपन को दे रखा है v इज इक्वल टू 5 + 2t मीटर प्रति सेकेंड, तो उसका त्वरण क्या होगा। अपन को वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 + 2t यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, त्वरण अपन को निकालना है। अब अपन को पता है त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की जो दर है उसे अपन क्या कहते हैं, त्वरण यहाँ पर कहते हैं। वेग अपन को दे रखा है, इसको टाइम के साथ अपन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन अपन को करना पड़ेगा। सो डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, 5 + 2t हो जाएगा। देखो 5 तो है कांस्टेंट। अब कोई भी चीज अगर समय के साथ बदलती है ना, समय के रेशियो के साथ बदलती है तो उसको अपन लिखेंगे। क्या नंबर बदल सकते हैं क्या, है ना, ये वेरिएबल नहीं है तो अपन इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और 2t की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 यहाँ पर हो जाएगी। तो त्वरण कितना निकल कर आ गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये हमने निकाला क्या, अवकलन करके। 5 + 2t का अवकलन करा, अवकलन से अपनी वैल्यू निकल कर आ गई। जैसे कि मैं एक नंबर आपको देती हूँ कि n⁻2 आपको यहाँ पर दे रखा है, इसका क्या करना है, अवकलन आपको करना है, मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो भी इसकी पावर होगी उसको आप आगे लिख दो, है ना, और इसमें से आप क्या कर दो, 1 को माइनस कर दो, मतलब -1 यहाँ पर कर दो। ठीक है, तो n² का हो जाएगा 2n, 2 की पावर 2 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n, इस तरीके से। ठीक है, या फिर मैं और शॉर्ट इसका फॉर्मूला अगर यहाँ पर लिखूं तो x⁻n इज इक्वल टू nx(n−1), ये होता है आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर। ये हो जाएगा x⁻n इज इक्वल टू nx(n−1). अब जैसे अपन ने यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट था, अपन ने किसका किया, 2t का यहाँ पर किया, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये इसके आगे ही लगा हुआ रहेगा। t⁻1 में इस फॉर्मूला को यूज करो, t⁻1 कितना हो जाएगा, n को आपने आगे लिखा, 1 को आगे लिख लिया, x, ये कितना हो जाएगा, n-1, मतलब 1 - 1, है ना, मतलब x की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो इसके आगे मैं क्या लिख दूं, 1 लिख दूं, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक और ट्राई करके देखते हैं, है ना, एक बार ट्राई करके देखते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, उसको सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। अपन ले लेते हैं जैसे कि यहाँ पे अपन ले लेते हैं 7p² कर लेते हैं। ठीक है, p² नहीं, और इसको बढ़ा लेते हैं, 7p⁶ यहाँ पर कर लेते हैं। इसका अपन को करना है डिफरेंशिएशन समय के सापेक्ष, डी बाई डी टी अपन करेंगे। तो देखो 7 कांस्टेंट है तो वो तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, p⁶ को सॉल्व करो तो देखो x⁻n के हिसाब से जो n है वो आगे आ जाता है, तो p⁶ है तो ये 6 आगे आ गया। ठीक है, इसको अपन इस ब्रैकेट के अंदर और इस कलर से सॉल्व कर रहे हैं। 6 आगे आ गया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, p और n की पावर n-1 होगा, p के साथ n-1 होगा, मतलब 6 - 1 हो जाएगा। तो ये 7 बाहर चल रहा है, 6p कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 7 छंग कितने हो गए, 42 हो गए। तो 42p⁵ यहाँ पर अपना आंसर आ गया। इन शॉर्ट में कहूँ तो 7p⁶ का जब डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि d बाई डी टी ऑफ 7p⁶, तो आपको अब डायरेक्टली दिख गया होगा कि 7 छंग कितने होते हैं, उसमें देखो 7 छंग 42 यहाँ पर हो गए, और एक पावर आप कम कर दो। तो अब आप इसको विदाउट फॉर्मूला भी डायरेक्टली कर सकते हो, पर कब, जब आपने इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा हो। जैसे एक और ट्राई करते हैं, 5t³। ठीक है, 5t³ तो 5 तो एज इट इज रहेगा, इस 3 को आप आगे लेकर आ जाओ, 5 × 3 हो गया, और 3 में से 1 कम कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15t² यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कितना हो गया, 15t² हो गया। एक और ट्राई करोगे, जैसे कि अपन लेते हैं y⁵ ठीक है, y⁵ हमने यहाँ पर लिया। अब देखो इस 5 को आप आगे लेकर आ जाओ। ठीक है, आगे तो कोई कांस्टेंट है नहीं, तो डायरेक्टली 5 ही आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई किसी का होगा नहीं, और 5 में से 1 कम कर दो, तो ये हो जाएगा 5y⁴। ठीक है, सिंपल है, आराम से आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो आज अपना डिफरेंशिएशन भी हो गया और बेसिक मात्रक व मापन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। और एक और चीज के मात्रक जो होते हैं, दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं। एक होता है आपका मूल मात्रक, है ना, और दूसरा यहाँ पर होता है डिराइव्ड यूनिट, यानी कि
व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक जो अपने आप में यूनिक होते हैं, जिनको बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो किससे बनते हैं, मूल मात्रकों से यहाँ पर उनका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, मूल मात्रक यहाँ पर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, मूल मात्रक यहाँ पर हो गया। समय का मात्रक सेकंड, मूल मात्रक हो गया। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन होगा। ठीक है, जूल यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक होगा। कैसे? क्योंकि न्यूटन जो बना है वो किस किस से मिलकर बना है, मूल मात्रकों से। मूल मात्रक में किलोग्राम आ गया, मीटर आ गया, सेकंड आ गया। तो इनसे मिलकर अगर कोई बनता है, मूल मात्रकों से बनने वाले को क्या कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट या फिर व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। ये चीज और बेसिक में आप याद रखना। ठीक है, सो चलिए आज कुछ बेसिक चीजें हमने कंप्लीट करी। इसके अगले सेशन में हम लोग ये जो आप न्यूमेरिकल अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसी तरीके से आगे और न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क ले सकते हो, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में आगे जाकर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।